मिनट्स हो गए। तो स्विच गियर कंपोनेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बेसिकली अजय रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। कर ली है नहीं हुई। अच्छा मैंने कर लिया यार, मैंने ऑलरेडी इसको बटन दबा दिया हुआ है। एक मिनट, हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग। स्टॉप पॉज आ रहा है, मुझे यहाँ पे शायद शो नहीं हो रहा लेकिन स्टॉप और पॉज आ रहा है जी। ठीक है। अच्छा इसमें हमारे पास कोई कॉन्टेक्ट जो हैं, दीज आर बेसिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स सर्किट ब्रेकर्स के। कौन कौन से हैं ये स्विच गियर कंपोनेंट्स के? दैट आर बुशिंग्स, सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स, बस बार कंडक्टर्स। तो ये स्विच गियर कंपोनेंट्स में जो स्विच गियर मतलब जहाँ पे हमने प्रोटेक्शन देनी होती है उसमें हमारे पास बुशिंग्स होते हैं और फिर अर्थ ब्रेकर्स होते हैं, कंटेक्ट ब्रेकर्स जो मेक ब्रेक होते हैं, जो मूव कंटेक्ट फिक्स कंटेक्ट्स वो वाले। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि हमने देखना होता है कहीं आर्किंग की वजह से डैमेज तो नहीं हो गए। अगर जल गए हों, डैमेज हो गए हों, जो मेंटेनेंस ऑफ द सर्किट ब्रेकर में भी इस चीज़ की तरफ इशारा होता है कि जो कंटेक्ट्स हैं यू हैव टू चेक फॉर देम, कि अगर तो वो जल गए हैं तो यू हैव टू रिप्लेस देम, नहीं जले तो यू कैन कंटिन्यू विद देम। तो सर्किट ब्रेकर के कंटेक्ट्स हैं। फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स हैं, ये चेक करने के लिए कि करंट का लेवल क्या है, वोल्टेज का लेवल क्या है। तो हम पोटेंशियल और करंट ट्रांसफार्मर्स यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स में। तो बस बार एंड जो कंडक्टर्स हैं ये बेसिकली हमारी कंडक्टर्स बस बार क्या किस लिए होती हैं, ताकि हमें रीडिंग्स आ सकें एग्जैक्ट, हमें हमारे पास जो वोल्टेज और करंट की रीडिंग्स हैं तो हमारे पास वो हमारे पास हों। तो उसके लिए हम पे बस बार की मदद से हम टैपिंग्स लेके उनमें से आउट ले लेते हैं या चेक करते हैं। तो बुशिंग सबसे पहले है हाई वोल्टेज कंडक्टर। जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करें तो इसके अंदर इन बुशिंग्स के अंदर बेसिकली इनका काम ही होता है कि एक तो ये सेपरेशन प्रोवाइड करती है, और ऊपर देखिए आपने जैसे जैसे ऊपर की तरफ है जहाँ पे एक्सपोज्ड है, एक्सपोज का मतलब है कि जो हवा के अंदर हवा में जो बेयर वायर है, जो कंडक्टर है वो ये है, ये एक्सपोज्ड है। तो उसको इस तरह हमने इसके अंदर लगाया हुआ है कि इस एक्सपोज्ड पोजीशन का डिस्टेंस भी ज्यादा है ताकि आर्किंग ना प्रोड्यूस हो। अगर हम इसको डायरेक्ट इसी तरह इसके अंदर लगा देंगे तो ये आर्किंग कहीं ना कहीं स्टक रहेगी। तो इससे बचने के लिए हम हमारी कोशिश होती है कि किसी इंसुलेटेड मटेरियल के अंदर से उसको गुजारें। और अंदर भी इवन यहाँ पे भी हम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अंदर ऑयल के अंदर भी हम कोई इंसुलेटेड मटेरियल की मदद से उसको वहां पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो मुसलसल करंट उसमें से पास हो। मुसलसल करंट उसमें से पास होगा तो वो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम किसी इंसुलेटेड मटेरियल शीट के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू हम उसको यानी उसको क्या कहते हैं हम पास करते हैं ताकि और ये ना हो कि ऑयल अब उसमें से कंडक्टर हमने ऑयल में डिप किया हुआ तो मुसलसल ही वो कन्वर्ट कर रहा है ऑयल को। तो ये दैट विल बी समथिंग दैट नीड्स टू बी नोटिस्ड। और फिर ये जो ये है पोर्सलिन के या गोल गोल से, ये आपने ट्रांसफार्मर्स के ऊपर भी देखे होंगे, ये बुशिंग्स, बुशिंग्स कहलाती हैं ये। तो ये पोर्सलिन की बनी होती हैं और ये ऑयल फिल्ड भी होती हैं, कंडेंसर टाइप भी होती हैं। तो इसमें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। तो बुशिंग्स में हाई वोल्टेज कंडक्टर को हम मेटल शीट या फ्रेम के साथ हम पास करवाते हैं, और जिसको अर्थ पोटेंशियल मतलब वो उसमें जो है वो पोटेंशियल जीरो होता है, उसमें ग्राउंड होता है, वो अर्थ होता है। तो बुशिंग की फॉर्म में फिर हम नेसेसरी इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या है कि इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान और सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से तो कोई ब्रेकडाउन ना हो, आयनाइज होके आपस में ही ये स्पार्किंग ना करें, आर्क स्टक ना कर लें। ठीक है। या फिर इनका जो आपके आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस भी आपका आमतौर पे मेटल का होता है, लोहे का होता है, तो वो उसके साथ कहीं कांटेक्ट में ना आ जाएं, या फिर उसके साथ अब ये देखिए यहाँ पे करीब होगा बिल्कुल, यहाँ पे पानी खड़ा हो, पानी बारिश की वजह से हो या किसी और वजह से वैसे ही, या इवन विदाउट एनी यानी कह लें कि वाटर सरफेस, या फिर फॉग का सीजन हो जिसमें इजीली ज़्यादा आपके पास डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ थोड़ी वीक होती है एयर की, तो उस केस में ये मेटल बॉडी के साथ कांटेक्ट बना सकता है, जिसको हमें अवॉइड करने के लिए हम फिर ये बुशिंग्स यूज़ करते हैं। ठीक है। तो उसमें फिर हम ये पोर्सलिन को हम बना होता है, जो पोर्सलिन जो आपके आम इंसुलेटर जितने भी पिन टाइप इंसुलेटर है या जितने भी आपके डिस्क वगैरह जितने ग्लास से बनते हैं पोर्सलिन से बनते हैं, ज़्यादातर पोर्सलिन ही यूज़ होता है। जो ब्राउन सा मटेरियल आप देखा होगा 11 केवी पे भी, और आपके जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनमें भी। तो फेलियर ऑफ बुशिंग्स दो तरीके से हो सकती हैं जी। एक ब्रेकडाउन, जो पंक्चर, पंक्चर का मतलब है इस मटेरियल की जो है डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो फेल हो जाए। ठीक है। तो जो इंसुलेशन अगर फेल हो जाए तो वो बेसिकली उसको पंक्चर वो कहलाता है। ठीक है। और अगर वो पंक्चर हो जाएगा तो इसका मतलब टूट गया ना,
टूट गया, उसकी बेसिकली इसका मकसद क्या होता है इंसुलेटर का, कि जो इनर सरफेस है, अंदर वाली सरफेस है इंसुलेटर की, जहां से कंडक्टर पास कर रहा है, वहां से लेके वो अपने जो आउटर सरफेस है वहां तक करंट को पहुंचने ना दे। अगर ये करंट पहुंचना शुरू हो जाए आउटर सरफेस पे, इसका मतलब अंदर से कहीं पंक्चर हो गया, टूट गया ना। ये फर्स्ट इसका ये कि यही टूट जाए। सेकंड है कि आपका फ्लैश ओवर। फ्लैश ओवर क्या हो सकता है, जो आपके करंट कैरिंग पार्ट है वो किसी अर्थ बॉडी के साथ मिल के कोई आर्क स्ट्रक कर ले एक्सटर्नल, इसको फ्लैश ओवर कहते हैं। ये फ्लैश ओवर है और ये टूट जाए तो ये पंक्चर है, ठीक है। तो वही दोनों जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि क्यों हम बुशिंग्स यूज करते हैं, तो ये उसमें एक चीज यानी उसकी फेलियर इस वजह से हो सकता है कि पंक्चर हो जाए या फिर फ्लैश ओवर हो जाए। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो इनको इस तरह डिजाइन किया होता है कि अगर फ्लैश ओवर हो बिफोर द गेट पंक्चर, इसका मतलब ये है कि हमने इसको डिजाइन इस तरह किया है कि अगर ये खराब होना शुरू हो जाए तो खराब होने में ये टूटने से पहले, पंक्चर होने से पहले फ्लैश ओवर हो जाए। फ्लैश ओवर का मतलब है ये पाथ प्रोवाइड कर दे ये बॉडी के साथ। अब फ्लैश ओवर होने का फायदा ये होगा कि अगर तो टूट गया तो हमें टूटने के केस में हमें जो सर्विस है वो डिस्टर्ब, उसको बंद करना पड़ेगा, और जब तक हम उसको रिप्लेस नहीं कर देते तो हमें वेट करना पड़ेगा, तो इंटरप्शन है। लेकिन अगर फ्लैश ओवर हो जाए तो फ्लैश ओवर में हम क्या करते हैं कि क्योंकि जाहिर बात है टूटेगा भी किसी ओवर वोल्टेज बर्डन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो हम उस स्ट्रेस को रिलीज करके, ये होता है कि वो स्ट्रेस के केस में फ्लैश ओवर आ जाए तो फ्लैश ओवर को हम खत्म कर देंगे, आर्क को जैसे खत्म कर दें तो दोबारा हम नॉर्मल ऑपरेशन की तरफ मूव कर सकते हैं स्ट्रेस को रिलीज करके, तो वो पंक्चर नहीं होगा, टूटेगा नहीं कम अज कम, ठीक है। तो इस ये हम ये इन चीजों को आपने जहन में रखना है, ठीक है। बात समझ आ गई है? ओके यस सर। ओके। यस सर। सर्किट ब्रेकर कंटेक्ट अब मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। अब इन कंटेक्ट का बेसिक मकसद यही होता है कि आर्क को हम जब नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेक्ट हो, कोई किसी किस्म की स्पार्किंग ना हो, और अब नॉर्मल कंडीशंस में आर्क स्ट्रक हो जाए, और आर्क को किसी तरह हम ज़्यादा जितने अच्छे तरीके से हम उसको ख़त्म कर सकते हैं वो कर सकें। तो हम बेसिकली सिंपल कंटेक्ट्स तो इस तरह भी बनाए जा सकते हैं, ये भी कंटेक्ट ही है किस्म का, कि एक ये है जो मैं आम तौर पे आपको बना के दिखाता होता हूँ, एक ये दोनों आपस में मिल जाएं, बस ये भी तो कांटेक्ट हो सकता है ना। लेकिन ये सबसे पुअर कांटेक्ट इस केस में है कि इसमें जो मटेरियल्स की जो फॉर्मेशन होती है ना, मटेरियल फॉर्मेशन इस तरह की होती है कि वो 100% आपस में कभी भी मिल नहीं सकते, और फिर ये लगता भी अजीब सा है इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा कोई अच्छा ये यानी जो कंडक्टिंग मीडियम वो नहीं है। तो हमें ट्यूलिप कंटेक्ट्स, हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप के कंटेक्ट्स होते हैं जो हम डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स में यूज करते हैं। डिपेंड करता है कि किस टाइप का सर्किट ब्रेकर है, कितने केवी पे यूज करना है। तो सर्किट ब्रेकर जो थे बेसिकली हमने वो सिंपल फिनोमिना ही आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, जिस सिंपल फिनोमिना के अंदर आप लोगों ने देखा है कि मूविंग कंटेक्ट अलग होता है नॉर्मल कंटेक्ट, और मूविंग कंटेक्ट भी इस तरह शो किया हुआ है, फिक्स कंटेक्ट भी आमतौर पर इस तरह शो किया हुआ है, और जो स्पेशली आपके बल्क ऑयल लो ऑयल थे उसमें भी ऐसे बिल्कुल सिंपल छोटी छोटी, वो जस्ट शो करने के लिए कि ये मूविंग कंटेक्ट है फिक्स। असल में इन इन टाइप्स में से कोई ना कोई कंटेक्ट की टाइप यूज हो रही होती है। ये ट्यूलिप कंटेक्ट है, फिंगर कंटेक्ट है, वेज टाइप कंटेक्ट जिसे हम कहते हैं, बट कंटेक्ट्स हैं। अब ये मुख्तलिफ टाइप के कंटेक्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट्स, सर्किट ब्रेकर की क्या रिक्वायरमेंट है, और फिर उसके अंदर कौन से जो कंटेक्ट की टाइप है ज़्यादा अच्छी रहेगी, और फिर हम किस जो वर्किंग वोल्टेज हमारी क्या है। सबसे पहले ट्यूलिप कंटेक्ट आता है, बहुत सिंपल सी उसकी फॉर्मेशन है कि वो इस तरह के दो फिक्स कंटेक्ट्स हैं, रेड में जो शो हुए हैं, ब्लू जो है वो मूविंग कंटेक्ट है। वो मूविंग कंटेक्ट उसमें आके ऐसे बिल्कुल फिक्स हो जाता है। आमतौर पे जो ये फिक्स कंटेक्ट्स होते हैं ना, इनमें थोड़ी सी आप समझ लें कि इसमें स्ट्रेस या स्ट्रेन इसमें ज़्यादा होती है, कि जैसे ये आता है तो बिल्कुल इसको जोर से इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो बिल्कुल साथ जुड़ जाता है। यानी ये नहीं है कि बिल्कुल ओपन उतनी ही स्पेस होती है, इससे थोड़ी कम स्पेस होती है ताकि जब ये अंदर आए तो बिल्कुल फिक्स हो जाए। तो इसको हम किसी चीज़ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे ये सिंपल ऐसे ही रहता है, और हमने इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी कम की होती है ताकि वो आपस में आके अच्छी तरह फिक्स हो जाए। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब आपके कोई फॉल्ट आता है तो जब ये अलग हो जाएगा तो पूरे का पूरा कंटेक्ट जो है वो एक्सपोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा तो तब एक्सपोज होता है अगर ये आपका आफ्टर लीविंग, यानी जब ये आपका जो मूविंग है जब ये से लीव कर जाए तो यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस मौजूद हो, तो फिर ये सारी सॉलिड सरफेस इसके साथ ये पूरी आर्क स्टक होगी,
यानी ये आर्क हैवी स्टक होगी, एरिया बहुत ज्यादा, क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी ज्यादा होगा इस केस में। तो उसकी वजह क्या है कि हमने चूंकि इस तरह के कॉन्टेक्स्ट यूज किए हैं, ऊपर और नीचे ट्यूलिप टाइप कॉन्टेक्स्ट हैं, ऊपर और नीचे है, तो उसकी वजह से सिर्फ आर्क यहाँ से और यहीं से बन सकती है ना, तो एरिया में एक खास रीजन में कन्फाइंड हो जाएगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसका डिक्रीज हो गया, जो हमने ऊपर पढ़ा भी था कि अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस हम बेसिकली इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आर्क ज्यादा इजीली खत्म हो सकती है। फिंगर एंड वेज टाइप कॉन्टेक्स्ट हमारे सेकंड है। फिंगर एंड वेज टाइप कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं फिंगर टाइप है कि ये जैसे जैसे नीचे को मूव करेगा वैसे वैसे जो आपका जो फिक्स कॉन्टेक्ट्स है उसकी सेपरेशन बढ़ती जाएगी। ये फिक्स कॉन्टेक्ट्स की सेपरेशन बढ़ती जाएगी, मतलब ये जस्ट लाइक आर्किंग हॉर्न्स है। आर्किंग हॉर्न्स में भी ऐसी होता है ना कि ऊपर की तरफ जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे इनका सेपरेशन बढ़ता है ताकि आर्क की लेंथ को इंक्रीज किया जाए, और लेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, मतलब आर्क खत्म करने में हमें आसानी हो रही है। वैसे अगर मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे को मूव करे तो आर्क जो है यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, और ये भी देख सकते हैं आप कि कितना अच्छे तरीके से इसके साथ फिट है। जैसे ये नीचे मूव करेगा तो आर्क, एक तो ये ट्यूलिप कॉन्टैक्ट की तरह इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। सेकंड, इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जब ये नीचे मूव करेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कम हो गई, लेकिन साथ में इसकी सेपरेशन भी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से नीचे नीचे की तरफ सेपरेशन भी उसकी इंक्रीज कर रही है, डिस्टेंस इन दोनों का इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इज बेसिकली अनदर यू कैन से एन एडवांटेज, तो ये एडवांटेज भी है। फिर थर्ड आपके पास एक और टाइप है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसको लीफ स्प्रिंग कहते हैं, रिस्ट्रेनिंग डिवाइस। अब रिस्ट्रेनिंग डिवाइस का बेसिक मकसद जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा था कि रिस्ट्रेनिंग डिवाइस क्या करती है, इन दोनों को आपस में ऐसे जैसे आप अपनी हाथ को बंद करें जोर से, तो वो जब बंद करेंगे तो आपकी जो उंगलियां हैं ये बेसिकली या आप पिंच करें, चुटकी काटें, तो वो दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ फोर्स एग्जर्ट कर रही हैं। तो फोर्स एग्जर्शन में भी ये दोनों काम बिल्कुल इसी तरह का काम कर रहे हैं कि ये जो इधर वाला है ये इधर को और ये इधर को, ये दोनों आपस में इस तरह फोर्स एक्सर्ट करते हैं कि ये पूरा सेक्शन इधर को फोर्स मूव करे और ये पूरा सेक्शन इधर को करे फोर्स। जिससे क्या होगा, जिसका क्या फायदा होगा, एनीवन? इससे क्या फायदा होगा अब्दुल बासित? अब्दुल बासित आवाज आ रही है? अब्दुल बासित आवाज आ रही है? आफ्ताब आवाज आ रही है? सर क्वेश्चन रिपीट करिए। अब्दुल बासित जी सर आ रही है। अब्दुल रहमान, क्वेश्चन सर। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा। यस सर। ठीक है, मूसा, मलिक वकास, यस सर। जहांगीर, जी यस सर। सर। जी सर। सर मूसा। जी 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 मैंने देख लिया मूसा। जहांगीर है? सर मेरी आवाज आ जी 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 आ रही है आपकी आवाज। जी सर। जी सर। ठीक है, मैं बस ये देख रहा हूँ कि जाग रहे हो ना, जो जाग नहीं रहा सर इन उसको। दोनों का ना कांटेक्ट का एरिया कम होगा जब फोर्स लगाएंगे, जो आप जी सर जाग रहे हैं। तो प्रेशर वो सेपरेशन हो जाएगी दोनों में, तो यानी कि वो कांटेक्ट सेपरेशन हो जाएगी। और दूसरा ये कि वो जो एयर ब्लास्ट का क्या कहते हैं, वो एक स्मॉल लूप से वो फोर्स जब लगाएगा तो वो ग्रिप जो है उसकी वो कांटेक्ट में वो सूटेबल रहेगी। अच्छा जी, आपकी यार मैंने अटेंडेंस भी लेनी थी, इसमें प्रिंट स्क्रीन का मेरी बात आई सर आपको? एक मिनट, हाँ जी मैंने बात आपकी सुनी है। एक और मैं अभी आपको बताता हूँ इसमें, और कोई बताना चाहे तो। बासित असल में सोया हुआ था ना, मैंने इसलिए उसको फिर रूम से मैंने निकाल दिया। और मिराज, शकील, साद, आप तो जाग रहे हो ना सब? जी जी सर जाग रहे हैं।
ठीक है, रिस्पॉन्ड करते रहा करो वक्तन फवक्तन। जो बट इसमें सबसे बड़ा मिराज फायदा, नहीं सर बोल रहा। मिराज बोला है। कब बोल रहा है? सर इसके कान बज रहे हैं। जी जी बोला अच्छा है बोल रहा मिराज। है तो हाँ, इसमें मुझे ये बताएं कि इसका मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें इस ट्रेनिंग डिवाइस का क्या फायदा होगा। अब बताओ थोड़े से अब चार्ज हुए हो ना, आप बताओ मुझे क्या फायदा होगा, कोई भी बता दे मुझे, एनीवन। इस ट्रेनिंग डिवाइस जो इसमें लगी हुई है इसका क्या फायदा होगा। अभी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि इसका ये फायदा है, किसी को नहीं पता। सर वो गैप प्रोवाइड करती है, मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कि जी वो जी मूविंग आपने वो बताया, उनको आपस में आपने बताया, मैं किसी और से पूछ लो ना, कोई और किसी और की ओपिनियन भी आ जाए। एनीवन एल्स? ठीक है, ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स का सिंपल एक मकसद है कि ये जो यहाँ पे आपको ये लीफ स्प्रिंग्स नजर आ रहे हैं जिसके अंदर इसने एक मूविंग कंटेक्ट में जाके अटैच होना है, ये इनको आपस में जोड़ के रखे, आपस में क्लोज रखे। जितना जोड़ के रखेगा उतना ही, देखिए ना एक चीज है वो, अब ये अगर इसके अंदर मूव करे तो एक दफा, दो दफा, तीन दफा, इसने तो लूज होना शुरू हो जाना है। तो ये तो कॉन्टेक्ट्स ओपन ही रहेंगे, यानी ये तो ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये तो यहाँ पे स्पार्किंग शुरू हो जाएगी। तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो इन कॉन्टेक्ट्स को, इस कॉन्टेक्ट को, ये पूरा कॉन्टेक्ट बेसिकली ये वाला और ये वाली जो पूरे लीफ स्प्रिंग्स हैं, इनको आपस में जोड़ के रखे। ये इधर को धक्का पुश करे ये वाला, और इसको जैसे हम इसको अगर दुबाएं, दोनों तरफ से दुबाएं, तो उतनी ही अच्छे तरीके से ये इस मूविंग कॉन्टेक्ट के साथ जो एरिया है वो इसके साथ अच्छी तरह अटैच होगा और उतना ही ईजी आपकी कंडक्शन होगी। तो ये रिस्ट्रेनिंग डिवाइस बेसिकली यही काम करती है कि ये इन दोनों लीफ स्प्रिंग्स को आपस में जोड़ के रखती है, अंदर से वो जोर से आपस में पुश कर रही है अंदर की तरफ। इसको, इस पार्ट को इधर मूव कर, यानी पुश कर रही है, इस पार्ट को इधर पुश कर रही है, और इस पार्ट को, राइट वाले पार्ट को लेफ्ट की तरफ पुश कर रही है, और लेफ्ट वाले पार्ट को राइट की तरफ पुश कर रही है, ताकि इसका कंटेक्ट मूविंग कंटेक्ट के साथ ये वाला कंटेक्ट बहुत अच्छे तरीके से हो। क्योंकि बार बार जब ये इसके अंदर मूव करेगा, ओपन क्लोज ओपन क्लोज, तो अगर ये रिस्ट्रेनिंग डिवाइस नहीं होगी तो ये तो ओपन हो जाएगा, यानी ये तो लूज हो जाएगा ना। तो लूज होने की वजह से इतना अच्छा कंटेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो इनको कांटेक्ट में रखे और इनका ज्यादा अच्छे तरीके से आपस में कांटेक्ट रहे। तो ये इसका फायदा जी। बट कंटेक्ट हमारे यानी इसकी स्प्रिंग्स और मूविंग कंटेक्ट आपके, आप देख सकते हैं ये मूविंग कंटेक्ट है, और ये आपके जो फिक्स कंटेक्ट्स हैं वो बेसिकली इस तरह आप चेक कर रहे हैं। आप इसके वो फिक्स कंटेक्ट्स भी बेसिकली एक किस्म के मूविंग कंटेक्ट्स ही हैं। जो स्टेशनरी कंटेक्ट्स यानी हम उन्हें कहते हैं, जो लेकिन मूव आप इसने करना है, जो ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है वो उसने मूव करना है। जो स्टेशनरी कंटेक्ट है वो उस तरह से फिक्स कंटेक्ट्स नहीं है जिस तरह ये वाला हिस्सा फिक्स्ड है, ये ऊपर वाला हिस्सा फिक्स्ड है, या फिर इस केस में ये वाला रेड वाले फिक्स है, क्योंकि रेड तो अपनी शेप चेंज नहीं करता, अपनी जगह ही रह रहा है। इसमें इसके जो फिक्स कंटेक्ट्स हैं ये बेसिकली मूव भी कर रहे हैं। अब ये मूव क्या कर रहे हैं कि इसलिए मूव करते हैं कि स्प्रिंग प्रेशर इधर लगा हुआ है। अब जब ये कंटेक्ट नॉर्मल पोजीशन में होगा, जो आपको डॉटेड फॉर्म में शो किया हुआ है, तो नॉर्मल पोजीशन में ये मूविंग कंटेक्ट ने इसके ऊपर एक्सर्ट की हुई है फोर्स, और ये फिक्स कंटेक्ट, स्टेशनरी कंटेक्ट अपनी जगह फिक्स हैं, ये यहाँ से मूव नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जैसे ये मूव करेगा, मूव करने में दो फायदे हैं कि एक तो ये मूव कर रहा होगा तो इसमें एक तो ये यानी इधर को ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है, सेकंड के ये जो स्टेशनरी कंटेक्ट्स हैं वो भी इसको धकेल रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग प्रेशर यहाँ पे मौजूद है। पहले तो मूविंग कंटेक्ट ने उसको ओवरकम किया हुआ था, लेकिन अब स्प्रिंग प्रेशर भी उसको तेजी से धकेलता है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स अवेलेबल होती है हमारे पास इस कंटेक्ट सेपरेशन को असिस्ट करने के लिए, इसको यानी इसकी मदद करने के लिए के पीछे। ठीक है, तो सिंगल ब्रेक और सर्किट ब्रेकर्स में यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल ब्रेक और सर्किट ब्रेकर एयर ब्लास्ट में ये ज्यादा यूज होते हैं, जहाँ पे स्मॉल लूप फोर्सेस अवेलेबल होती हैं। तो वहाँ पे स्मॉल लूप फोर्सेस हैं तो आप एक्स्ट्रा फोर्स फिर देते हैं, यानी लूप फोर्सेस का मतलब इसको खींचने के लिए, मूविंग कंटेक्ट को खींचने के लिए हमारे पास फोर्स जो होती है वो स्मॉल होती है, तो हम फिर एक्स्ट्रा फोर्स किस से देते हैं, इस स्प्रिंग प्रेशर से, इस साइड से। तो स्प्रिंग प्रेशर से देंगे तो वो तेजी से उसको मूव करने की वजह से असिस्ट करेगा, तो मूव करवाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर मौजूद है। कोई क्वेश्चन हो इससे रेलेवेंट, एनीवन? नो सर। ओके, इजी है, समझ आ गई है? ठीक है। ओके जी
ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स हमारी एक थर्ड टाइप है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स की, जिसके अंदर जो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक सीटी और पीटी, और ये यूज़ होते हैं बेसिकली करंट और वोल्टेज को मॉनिटर करने के लिए। इन दोनों की मदद से हम फिर वॉट आवर मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी करंट और वोल्टेज की इनपुट्स आ रही हों, यू कैन कैलकुलेट द पावर, ओवरऑल पावर भी बेसिकली इन दोनों की मदद से ही कैलकुलेट होती है। तो दो ही चीज़ें, दो ही डिवाइसेज हैं। वॉट आवर बेसिकली होता पावर को बताने के पावर लिए, मीटर लेकिन बन जाएगा बस। हाँ वो ऑटोमेटिकली उसके यस अंदर सर। प्रोग्रामिंग हुई होती है कि वो वोल्टेज और एम्पियर को यूज़ करे। यानी आपकी बेसिक जो डिवाइसेज हैं वो आपकी वोल्ट मीटर और आपकी एम मीटर ही है। तो वोल्ट और मीटर के एम्पीयर लिए आपको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर चाहिए और एम मीटर के लिए आपको एक करंट ट्रांसफार्मर चाहिए। इन दोनों का बेसिक क्या होता है, फ़र्क क्या होता है कि करंट ट्रांसफार्मर हमने चूँकि सीरीज़ में करंट सेम होता है और सीरीज़ में करंट सेम होता है, और अगर मुख्तलिफ डिवाइसेस लगा दें, मुख्तलिफ डिवाइसेस मतलब 3-4 डिवाइसेस लगा दें, तो वोल्टेज में वेरी, ठीक है, लेकिन करंट विल रिमेन सेम। तो सीरीज़ में करंट सेम होता है, इसलिए हम सीटी करंट ट्रांसफार्मर हम सीरीज़ में लगाते हैं क्योंकि करंट सेम रहेगा सीरीज़ में। वोल्टेज पैरेलल में सेम होती है, लेकिन पैरेलल में करंट डिफर कर सकता है, करंट डिफरेंट होता है पैरेलल डिवाइसेस में। तो वोल्ट मीटर इसलिए हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। अब इन ये काम किस तरह करते हैं? सीटी बेसिकली नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज, सीटी नॉर्मल वर्किंग जो एम्पेयर्स आपके लोड में फ्लो कर रहे हैं उससे एक सेफ लेवल पे उसको स्टेप डाउन करता है। ठीक है, स्टेप डाउन करने का फिनोमिना मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टेप डाउन क्यों करता है? ताकि अब देखें 1000 एम्पियर पे अगर आप काम करेंगे तो 1000 एम्पियर को अगर आपने जज करना है या आप उसको सेंस करना चाहते हैं तो 1000 एम्पियर के लिए का इक्विपमेंट आपको लगाना पड़ेगा। उतनी ही ज्यादा मेंटेनेंस, उतनी ही ज्यादा रिक्वायरमेंट, उतना ही हैवी इक्विपमेंट। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं 1000 को ना किसी इक्विवेलेंट क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लूं, ताकि मैं उस इक्विवेलेंट क्वांटिटी की मदद से, एक तो उस क्वांटिटी की वजह से हमारी डिवाइस की जो साइज भी रिड्यूस हो जाएगा, मेंटेनेंस भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो हम 1000 एम्पेयर की बजाय मुख्तलिफ सिटीज़ अवेलेबल हैं, 1000 से 5 एम्पेयर, 1000 टू 10 एम्पेयर, 1000 टू 15, यानी 1000 एम्पेयर आपके नॉर्मल करंट अगर गुजरेगा 1000 टू 5 एम्पेयर का मतलब है अगर 1000 एम्पेयर करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में से गुजरेगा तो उसकी सेकेंडरी में से 5 एम्पेयर गुजरेंगे, और आपको जो रिसीव हो रहे होंगे वो 5 एम्पेयर रिसीव हो रहे होंगे, यानी आपको 5 एम्पेयर की जो है वो 5 अब 1 मिनट वेट कीजिए। वैल्यू तो 5 एम्पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि 1000 टू 5 एम्पेयर का एग्जैक्टली मतलब क्या है? किसी को पता? 1000 टू 5 एम्पेयर का मतलब है कि 200 एम्पेयर। अगर आपको 6 एम्पेयर यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है मेन लाइन में 1200 एम्पेयर गुजर रहे हैं। 1200 है। ठीक है, अगर 4 एम्पेयर मिल रहे हैं इसका मतलब है 800 एम्पेयर है। तो ये असल में मतलब अब ये 800 होता काम किस तरह करता है कि आपकी जितनी भी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग वो जितनी नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं, हम सेकेंडरी में उससे जितनी हम बढ़ाना चाहते हैं हम उतनी नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होगा कि स्टेप अप NS करते हैं। ओवर NP ये बेसिकली VS ओवर VP के बराबर है। मतलब कि जितनी प्राइमरी की टर्न्स बढ़ाएंगे सेकेंडरी, उतनी ही आप यानी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज उतनी ही बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। नंबर ऑफ प्राइमरी की अब हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी की जो टर्न्स हैं वो कम है, सेकेंडरी की ज्यादा है, इसका मतलब है सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा है। तो पावर के कंसेप्ट को वो करते हुए, और ये हमारा एग्जैक्टली होता है IP ओवर IS, यानी हमारा जो पूरा फार्मूला होता है वो होता है VS ओवर VP और NS ओवर NP, ये इक्वल होते हैं। और ये किसके इक्वल होता है करंट में? IP, यानी करंट के साथ रिवर्स आईपी ओवर आईएस, रिलेशनशिप है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा देंगे आईपी ओवर वोल्टेज आईएस। बढ़ जाएगी और करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ये काम करते हैं बेसिकली सीटी में। सीटी में हम नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के बढ़ाते हैं, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएगी लेकिन करंट उसी हिसाब से कम हो जाएगा, तो हमें वहां पे उतना कम मिल जाएगा करंट। वोल्टेज हमारा पैरेलल में सेम होता है। तो प्राइमरी के जो जितनी भी वाइंडिंग्स हैं वो अगर 6.6 केवी, अगर 66 केवी शो किया हुआ है यहाँ पे, 66 केवी को 110 वोल्टेज पे लाना है, यानी आपकी नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज 110 वोल्ट है। ठीक है, तो तकरीबन 600 बन जाता है, 0 0 11 6 600 बन जाता है, यानी 111 वोल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ आप समझ लो कि 600 वोल्ट ऐड हो जाएंगे। 1 वोल्ट यहाँ पे ऐड होने का मतलब यहाँ पे 600 वोल्ट ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप है। अब
पीटी बेसिकली उसी फार्मूले को अगर हम देखें तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि अगर आपने वोल्टेज कम कर दी है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप 4 टर्न्स देख रहे हैं, यहाँ पे 3 टर्न्स देख रहे हैं। इसका मतलब उसने थोड़ा सा शो भी किया हुआ इस चीज़ को कि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो वोल्टेज उतनी कम हो जाएगी, तो स्टेप डाउन हो जाएगा। तो ये हमारे 2 इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स कहलाते हैं जो बेसिकली इस तरह मिलके फिर हमें पावर भी बताते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये आइसोलेट करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हाई पावर सर्किट से। आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते, आपका ताल्लुक इनके साथ होता है, आपने इनको डील करना होता है, वोल्ट मीटर को, एम मीटर को। तो अगर ये उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है मेन लाइन के साथ, तो आप भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो। डायरेक्टली कनेक्टेड किस सेंस में कि दरमियान में देखो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को कन्वर्ट कर रही है और डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है मेन लाइन के साथ, तो डायरेक्ट वो पोटेंशियल हैजर्ड नहीं है। ठीक है, और स्मॉल वोल्टेजेस करंट है जिसकी वजह से स्मॉल साइज और मिनिमम इंसुलेशन रिक्वायर्ड। बस Yes, बार sir. कंडक्टर्स हमारे पास हैं जो सर्किट ब्रेकर्स में फिक्स और मूविंग कॉन्टेक्ट्स में हमारे जो करंट कैरिंग मेंबर्स हैं, तो उसमें हमारे हम कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि जिसमें से हम आउटपुट्स लें, तो वो कंडक्टर्स, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स बेसिकली, तो उनको हम किसी ना किसी एक्सटर्नल पॉइंट के साथ मिलाते हैं। जैसे हम सर्किट ब्रेकर को जब हमने सिंगल लाइन डायग्राम में शो किया था, सिंगल लाइन डायग्राम में अगर सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है तो किसी चीज के साथ कनेक्टेड है ना, किसी बस बार के साथ, किसी लाइन के साथ, तो उस लाइन में हम वर्किंग वोल्टेजेस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की मदद से मैयत करते हैं। उस लाइन को हम प्रोटेक्ट सर्किट ब्रेकर की मदद से करते हैं। और जबकि हमने जो चेक करना होता है कि उसकी आउटपुट्स क्या आ रही हैं वोल्टेजेस की, करंट की, वाट मीटर की, तो उसके लिए हमें बस बार की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या कंडक्टर्स जो हमारे करंट कैरिंग पार्ट्स होते हैं जो हमने इनपुट और आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज बस बार्स एंड कंडक्टर्स, जो कि स्विच गियर का बेसिकली डेफिनेटली हिस्सा है। अगर आपकी बस बार उतनी अच्छी डिज़ाइन नहीं है तो लॉसेज ज़्यादा होंगे, आपको उतनी अच्छी रीडिंग्स नहीं मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो बस बार के अंदर जो करंट आ रहा है, जो वोल्टेज आ रही है, आपने उसी की बेस पे डिसीजन लेना है ना कि आपके या आपके सर्किट ब्रेकर ने ऑटोमेटिकली उसी की बेस पे डिसीजन लेना है कि मैंने ऑपरेट करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम उतने ही अच्छे तरीके से वो कंडक्टर्स हैं, बस बार हैं, जितना बेहतर हो सकता है। आप कॉपर के कंडक्टर्स हम अपनी आउटडोर में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, तो हम कॉपर के कंडक्टर्स फिर जो बस बार्स हैं वो हम इनडोर में यूज़ करते हैं, जहाँ पे इनडोर का मतलब सब स्टेशन के अंदर जहाँ पे हम ये रीडिंग्स ले रहे होते हैं, जिसकी बेस पे सर्किट ब्रेकर ने ट्रिप करवाना है, जिसकी बेस पे रिले ने ऑपरेट करना है, तो वो करंट की रेटिंग्स उनको बस बार्स एंड कंडक्टर्स कहते हैं। सर्किट ब्रेकर के इंटरप्शंस हैं कुछ जिसके साथ प्रॉब्लम्स ऑफ सर्किट इंटरप्शन, देयर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सर्किट इंटरप्शंस। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? जो कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, ये बेसिकली हमारी बिल्ट इन प्रॉब्लम्स हैं पावर लाइंस की, कि इंडक्टेंस का फिनोमेना, कैपेसिटेंस का फिनोमेना अपने जगह मौजूद होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस की वजह से आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन भी है उसके अंदर कैपेसिटेंस मौजूद होती है, दो लाइंस के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक फॉर्म हो जाता है, वो एक किस्म का कैपेसिटर का काम करता है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस के इफेक्ट की वजह से आपकी लाइन ड्रॉप होती है। फिर इंडक्टेंस का फिनोमेना, जहाँ पे टर्न्स मौजूद हों, इंडक्टेंस हमारे घर में भी है, वो इंडक्टेंस हमारी ट्रांसमिशन लाइन में है। तो पावर सिस्टम में ये दोनों चीज़ें, इंडक्टर और कैपेसिटर, रिएक्टिव पावर की जो हमारी सारी एक किस्म की इमारत खड़ी हुई है, वो यही दो चीज़ें हैं, एक इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स हैं। तो उसके अंदर ये इनको हम ये कैसे प्रॉब्लम करते हैं हमारी सर्किट इंटरप्शन में, हमें मेल फंक्शंस पे कैसे मजबूर करते हैं, हमारी जो रीडिंग्स हैं वो ठीक नहीं आती, तो वो इन दो फिनोमिना की वजह से है। वो क्यों है ये आप दोबारा काइंडली एक दफ़ा मीटिंग कनेक्ट करें तो हम इसको थोड़ा बहुत जहाँ तक हो सकता है हम इसको देख लें।